Good morning, class 9th student. Today, 8 September 2020 on Tuesday. Today I attend Hindi literature storybook Kritika. Lesson number 1, title इस जल प्रलय में, written by फणीश्वर नाथ रेणु. एक्सरसाइज एक्सप्लेन एक्सरसाइज क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13. इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी मंडे की 7 सितंबर की, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक्सप्लेन किया था. आशा करता हूँ कि आपने उन तीनों क्वेश्चनों को फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा. इसके साथ मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसी के साथ केवल आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखे थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, वो एक्सप्लेन होने के लिए रह जाएंगे. मैं आने वाली क्लास में उन्हें भी एक्सप्लेन करूँगा. आप क्वेश्चन नंबर देखिए. अब 11 क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई. अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास. ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ तक लिखा है. मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपर्युक्त कथन क्यों कहा. देखिए, अच्छा है, आंसर सुनिए. अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई. अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास. इस प्रकार के जो शब्द थे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के मुंह से बरबस निकल पड़े जिस समय उनके क्षेत्र में बाढ़ आई. उसका कारण यह था कि एक तरफ तो फणीश्वर नाथ रेणु लेखक थे और दूसरी तरफ एक वो संवेदनशील व्यक्ति भी थे. उनके मन में एक तो तीव्र उत्कंठा थी कि आने वाली बाढ़ के नज़ारे को मैं अपने नेत्रों से निहार सकूं, नेत्रों से देख सकूं, उसका लुत्फ ले सकूं. क्योंकि लेखक ने बाढ़ आते हुए कभी नहीं देखा था. बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम भी किया था, चाहे वो 1942 हो चाहे 1947 हो. स्काउट या बालचर रहते हुए भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में लेखक ने बाढ़ रिलीफ वर्कर के रूप में कार्य किया था. परंतु उसने कभी बाढ़ आते हुए नहीं देखी थी. तो उसके मन में एक इच्छा भी पैदा हुई कि इसका अनुभव कर लिया जाए, क्योंकि चाह कर के लेखक उस बाढ़ को रोक भी नहीं सकता था, जबकि वो संवेदनशील व्यक्ति था. तो एक तो उसने जो ये शब्द कहे कि अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई. अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास. तो वो जो बाढ़ के लुत्फ को देखना चाहता था अपने आंखों से, उसका आनंद लेना चाहता था. अगर उसके पास कलम होती तो लेखक होने के नाते उसे चित्रित करना पड़ता, उसे लिखना पड़ता, उस बाढ़ के विषय में कुछ सजेस्टेड पॉइंटों को नोट करना पड़ता. उसमें समय लगता जिससे वो बाढ़ के नज़ारे को अपने आंखों से नहीं देख सकता था, क्योंकि उसका वहाँ से मन हट जाता, वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाता अपनी हैबिट के चलते.
एक तो उसने ये कारण, समझ में आ गया आपके। दूसरी बात ये थी कि वो एक संवेदनशील व्यक्ति भी था लेखक होने के साथ साथ, और संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण वह इन दृश्यों की पीड़ा से अत्यंत विचलित भी था। जब कहीं पर इस प्रकार का भयंकर समाज के साथ समस्या पैदा हो जाती है, वहां हम अपने दैनिक कार्य को छोड़ करके उनके दुखों में शरीक होते हैं। यही मनुष्यता है, यही संवेदनशीलता है। तो मार्मिक दृश्य किसी सैलानी के लिए अवश्य रोमांचित करने वाले हो सकते हैं, तो लेखक एक संवेदनशील व्यक्ति था। वो रोमांचित न होकर के लोगों के प्रति एक संवेदना व्यक्त कर सके, इसलिए उसने कहा कि अच्छा है मेरे पास कलम नहीं, मैं लोगों के दुख दर्द को बांट नहीं सकता था, अपने दैनिक काम में जो एक राइटर का होता है उसमें लग जाता। टेप रिकॉर्डर नहीं है मेरे पास, जो यहाँ बाढ़ आने पर लोगों या समाज में जो हाय तौबा मच रही थी, मुझे उसमें टेप रिकॉर्डर में उसे कैद कर लेता उनकी साउंड को। मूवी कैमरा होता तो मैं उसके फोटो इत्यादि लेने में लग जाता। जो एक संवेदनशील व्यक्ति का ये काम नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति का काम है कि जो लोग बाढ़ में परेशान हैं उनकी सहायता करना, उनका सहयोग करना, उन्हें बाढ़ से निकालना, उनके जान माल की रक्षा करना। तो लेखक ने इसलिए कहा कि अच्छा है ये साधन मेरे पास नहीं है, कलम भी नहीं है मेरे पास इस समय, मूवी कैमरा भी नहीं है, टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, इसलिए मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ और मैं लोगों के दुख दर्द में इसलिए मैं आज सहभागिता दिखा सकता हूँ। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा मेरे पास, इसलिए वो संतुष्ट भी हुआ। और अफसोस इसलिए जताया क्योंकि लेखक था और लेखक की ड्यूटी होती है कि इस प्रकार के दृश्यों को कैद करना, फोटो खींचना और उन्हें अपनी लेखनी में आगे लोगों को जो है उस लेखनी के माध्यम से, लेख के माध्यम से लोगों को उनके भयावह परिणामों को बताना, जिससे वो आगे प्रिकॉशन बरत सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसा किसी घटना का उल्लेख कीजिए। देखिए, मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, एक बार गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए। गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन की कुछ बोगियों को जो असामाजिक तत्व थे उनके द्वारा फूंक दिया गया। उसमें जान माल की हानि हुई, परंतु एक विशेष चैनल ने उस प्रकरण को बहुत ही हाईलाइट कर दिया और हाईलाइट करने का ये परिणाम निकला कि जो गुजरात के लोग थे उन्होंने संपूर्ण गुजरात में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। उसमें बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान हुआ। इसलिए हम जो है ये कह सकते हैं कि कभी कभी मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं समाज के लिए दुखदायी हो जाती हैं, जबकि मीडिया हमारा सहयोग करती है, समाज में होने वाली समस्याओं से सरकारी तंत्र को आगाह कराती है। उन समस्याओं का निराकरण कराने में मीडिया समाज के लोगों का भरसक साथ देती है। पर तो कभी कभी होता ये भी है कि इसका मीडिया
का उल्टा प्रभाव भी लोगों पर पड़ता है और लोग जो है बिना किसी बात के जंजाल में फंस जाते हैं। आप देख लीजिए, एक बार जो है ऐसा हुआ कि 11 सांसदों पर संसद में क्वेश्चन पूछने पर आरोप लगा कि उन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके लिए लोगों से एक मोटी रिश्वत ली है। जैसे ही इस बात का मीडिया ने खुलासा किया तो जो लोकसभा का अध्यक्ष था तत्कालीन, उसने एक संसद के सदस्यों की कमेटी बना करके उसकी जांच कराई। उस जांच में ये तथ्य साबित हो गए कि इन 11 सांसदों ने पब्लिक के लोगों से पैसे लेकर के संसद में क्वेश्चन पूछे हैं। उन्हें उनकी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि संसद की लोकसभा अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप तो नहीं किया, परंतु उससे संसद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा, लोगों को भी आघात लगा। तो कभी कभी कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि मीडिया हमारा सहयोग तो करती है, हमारे साथ होने वाली जो समस्याएं हैं, जो कुछ गलत होता है, उनको मीडिया हाईलाइट करके हमारे सरकारी तंत्र का ध्यान आकृष्ट कराती है जिससे उनका निदान हो सके। परंतु कभी कभी ये दाव मीडिया का उल्टा पड़ जाता है समाज के लिए और समाज परेशान हो जाता है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। आपको ये क्वेश्चन भी करना है और वैसे तो ये अपना अपना अनुभव है। आपका सन 2013 में 16 जून को उत्तराखंड के केदारनाथ में जल प्रलय आई थी। जल प्रलय को ही बाढ़ कहते हैं। मंदाकिनी नदी में इतना बड़ा तूफान आया कि रात्रि में मध्य रात्रि के समय जल प्रलय आ गई, ग्लेशियर पिघलने लगे, बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया और यहाँ तक कि उसमें बहुत बड़ी जन धन हानि हुई। लोगों की आज तक डेड बॉडियों का पता नहीं चला है। कुछ लोगों की डेड बॉडियाँ मिल गई, कुछ लोगों की डेड बॉडियाँ आज तक नहीं मिली। उनके परिवार वालों का रो रो कर के बुरा हाल है। मीडिया ने भी बहुत प्रयास किया कि कहीं से जानकारी कुछ किलो इकट्ठे किए जा सके, परंतु आज तक कुछ पता नहीं चला। अपार जन धन हानि हुई। वहाँ के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर थे नष्ट हो गए। केदारनाथ की पैड़ियों तक भी पानी आ गया, अंदर तक। जो उस समय श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद थे वो भी उस जल प्रलय में बह गए, उनके कीमती सामान बह गए। और मैं आपको बता दूं कि इतनी भयावह वो जल प्रलय थी कि बहुत कीमती सामान आपके धनौरे के पास शेरपुर में जो गंगा है, इधर तिगरी तक मरे जिंदे पशु, गैस के सिलेंडर, कीमती सामानों के बॉक्स, सड़ी गली लाशें झाड़ियों के इधर उधर अटक गईं। तो बहुत बड़ी ये आपकी एक आपदा थी। 2013 को ज़्यादा समय नहीं हुआ बेटा, तो आप इसी जो आपदा का वर्णन इस क्वेश्चन के आंसर में लिखें। करंटली है, ऐतिहासिक है और बहुत बड़ी आपदा थी ये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के होमवर्क में ये क्वेश्चन कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।